हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 8th के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। जो भी जितने भी चैप्टर हैं उनमें कौन कौन से फॉर्मूला सूत्र काम में आने वाले हैं, उन सभी को एक साथ इस वीडियो में दिखाया जाएगा। साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस एक साथ जो भी फॉर्मूले का जो वीडियो है वो मिल सके और उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के लिए क्लास 8th मैथ्स फॉर्मूलाज। तो हम टॉपिक वाइज देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नाम है हमारे परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं में किसी प्रकार का फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, तो उसमें हमने यहाँ कोई फॉर्मूला ऐड नहीं किया। इसी प्रकार चैप्टर नंबर सेकंड है जो कि समीकरण वाला टॉपिक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें भी किसी प्रकार का फॉर्मूला यूज नहीं होता है। तो चैप्टर नंबर सेकंड से भी कोई फॉर्मूला नहीं है। आगे है चैप्टर नंबर 3, चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने में चैप्टर में टोटल 4 फॉर्मूले हैं। आपको याद केवल किस प्रकार याद करना है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे सबसे पहले है समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है n-2 गुणा 180 डिग्री। अब आपको यदि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछे, प्रत्येक अंतःकोण का मतलब होता है एक अंतःकोण का मान, और यदि एक अंतःकोण का मान पूछे तो n-2 गुणा 180 में n का क्या करना है, डिवाइड करना है। फॉर्मूला ऊपर वाला ही रहेगा, बस उसके बट्टे में क्या लगाना है, n लगाना है। जैसे इसके बट्टे में n आ गया तो हमें फॉर्मूला तो हमने एक ही याद किया, n-2 गुणा 180 डिग्री, और यदि प्रत्येक का नाम आ जाए तो बट्टे में n आ जाएगा। और n यहाँ पर क्या है, यहाँ n है भुजाओं की संख्या। n क्या है, भुजाओं की संख्या। आगे है समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, और बाह्य कोणों का मान फिक्स होता है कितना डिग्री, 360 डिग्री। चाहे 5 भुजाओं के लिए बाह्य कोणों का योग पूछे, चाहे 6 भुजाओं के लिए बाह्य कोणों का योग पूछे, बाह्य कोणों का योग त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, जितने भी n भुजाओं से बना बहुभुज है उनके लिए भुज बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री फिक्स होता है। अंतः कोणों का मान चेंज होता है, बाह्य कोणों का मान चेंज नहीं होता। बाह्य कोणों का योग जो योग है वो सदैव 360 डिग्री ही होगा। आगे है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान। जब नाम प्रत्येक का आ जाए तो बटे में क्या लग जाएगा, n लग जाएगा, तो 360 डिग्री बटे n। तो चैप्टर नंबर 3 से ये थे 4 फॉर्मूले। आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी फॉर्मूले आपको अपने आप याद ही हो जाएंगे। अब है चैप्टर नंबर 4, आंकड़ों का प्रबंधन। और आंकड़ों के प्रबंधन में जो पाई चार्ट है उनमें तो किसी प्रकार का फॉर्मूला लगता नहीं है। आगे एक चैप्टर है प्रायिकता का, जो 4.2 है प्रायिकता। तो प्रायिकता के लिए जरूर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। ऊपर हमेशा छोटी संख्या आएगी, मतलब अनुकूल परिणाम आएंगे, और नीचे हमेशा बड़ी संख्या। तो याद रखना, प्रायिकता का मान हमेशा ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी रहती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो टोटल परिणाम हो उनको ऊपर लिख देते हैं और अनुकूल परिणाम को नीचे लिख देते हैं। तो एक यहाँ से याद रखना आपको कि ऊपर हमेशा छोटी संख्या ही लेनी है। आगे है वर्ग एवं वर्गमूल, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में एक तो सबसे पहले आपको याद रखना है वर्ग ज्ञात करने का सूत्र। तो वर्ग ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे हमें किसी भी संख्या जैसे 52 का वर्ग निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे, क्योंकि 52 को लिखेंगे हम 50 प्लस 2, 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। आगे है दो क्रमागत संख्याओं n व n+1 के वर्गों के बीच में प्राकृत संख्याएं कितनी होती है, तो उसके लिए आपको 2n फॉर्मूला लगाना है। दो क्रमागत संख्याओं n और n+1 के वर्गों के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होती है, या फिर कितनी संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 2n।
जैसे 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो n का मान यहाँ पर है 19। तो आपको 19 को 2 से क्या करना है, गुणा करना है। तो 19 से कम 19, 19 दूना 38 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे है पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य। तो पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य होते हैं m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। यह है पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य। फिर है पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण को हम लिख लेते हैं k का स्क्वायर बराबर आधार को लिख लेते हैं a का स्क्वायर और लंब को लिख लेते हैं l का स्क्वायर। हमें याद करना है, तो ये हो गया KAL काल। क्या हो गया, KAL काल, और इसके ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर, और पहले बराबर और बाद में प्लस। इस प्रकार आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है। आगे बात करते हैं घन और घनमूल वाले चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 से किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं है। आगे बात करें चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 हमारे राशियों की तुलना। और राशियों की तुलना में सबसे पहले तो फॉर्मूला आता है लाभ का। लाभ कैसे निकालते हैं, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो हमें लाभ प्राप्त होता है। विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचने वाला मूल्य, और क्रय मतलब होता है खरीदने वाला मूल्य। तो जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यदि आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो जितना लाभ हुआ उसको तो ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है क्रय मूल्य, और गुणा हो जाएगा किससे, 100 से। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसी प्रकार हानि का फॉर्मूला देखें तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर हानि प्राप्त होगी। और यदि आपको हानि प्रतिशत का फॉर्मूला चाहिए तो ऊपर तो आपको हानि लिखनी है, नीचे क्रय मूल्य लिखना और गुणा करना है किससे, 100 से। तो आपको ये एक जरूर ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है या विक्रय मूल्य पर की जाती है। तो नीचे कौन सा मूल्य आ रहा है, क्रय मूल्य आ रहा है। तो हमेशा याद रखना लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। फिर है बट्टा, और बट्टा मतलब होता है छूट। बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट। तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर हमें छूट प्राप्त होती है। अंकित मूल्य जो लिखा हुआ मूल्य होता है वो अंकित मूल्य किसे बोलते हैं, लिखा हुआ मूल्य। और विक्रय मूल्य हो गया बेचने वाला मूल्य। तो लिखे हुए मूल्य में से यदि विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाले मूल्य को घटा दूं तो मेरे पास बटा आ जाएगा। जैसे किसी वस्तु पर 800 रुपये लिखे हुए कहने का मतलब है अंकित मूल्य है, और मैं यदि इसको 700 में बेच देता हूं तो मुझे 100 रुपये की क्या मिल गई, छूट। तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाने पर हमें छूट या बट्टा प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि बट्टा प्रतिशत निकालना है तो बट्टा मतलब जो छूट मिली है उसको तो ऊपर लिखना है, अंकित मूल्य को नीचे लिखना है और गुणा करना है किससे, 100 से। तो जब भी आपको पूछे कि बट्टा है वो कौन से मूल्य पर, बट्टा की गणना कौन से मूल्य पर की जाती है, तो बट्टा की गणना है वो अंकित मूल्य पर की जाती है। और लाभ और हानि प्रतिशत की गणना है वो क्रय मूल्य पर की जाती है। अब बात करते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको लिखते हैं P गुणा T गुणा R बटे 100। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, चक्रवृद्धि ब्याज P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की पावर T माइनस P। जब वापस, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये तो मिश्र धन है। इस मिश्र धन में से हम मूलधन घटाएंगे तब हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। यदि मिश्र धन की बात करें अमाउंट, तब होता है P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। और हमारे लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें ये फॉर्मूला काम में आता है, P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की पावर T।
अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो बीजीय व्यंजक की बचाए सर्वसमीका इस बार है वो हट गई है। आगे बात करते हैं क्षेत्रमिति। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसी में है और सबसे ज़्यादा फॉर्मूले आते हैं क्षेत्रमिति में, क्योंकि यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। एक चैप्टर की जान होता है फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो सूत्र, जैसे बोला जाता है कि सूत्र लगाओ उत्तर पाओ, सूत्र लगाओ उत्तर पाओ। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो जैसे कोई कैसा भी पर्सन हो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। यदि फॉर्मूले वाला पर्सन है तो बगैर फॉर्मूले के आप किसी भी पर्सन जो कि फॉर्मूले से हल होने वाला है उसको हल नहीं कर सकोगे। इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है और इन फॉर्मूलों को याद करना है। आगे देखते हैं क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़ करना, a प्लस बी प्लस सी। जैसे कोई ये त्रिभुज है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो इन तीनों भुजाओं का जोड़ ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। अब बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। जब आधार और ऊंचाई दे रखी होती है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। आगे देखते हैं आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप है वो हम 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। आप गुणा लगाना चाहते हो तो गुणा भी लगा सकते हो, बाकी कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने पर क्षेत्रफल प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, या फिर हमें इसे भुजा स्क्वायर भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, भुजा स्क्वायर। अब बात करते हैं वर्ग की, सॉरी यहाँ पर वर्ग नहीं है वृत्त है। क्या है, वृत्त। सबसे पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। जिस आकृति में जिन इकाइयों का यूज होता है, जैसे वर्ग में भुजा का यूज होता है, वृत्त में त्रिज्या का यूज होता है, तो वो फॉर्मूले भी उसी से ही बनते हैं। ऐसा नहीं कि हम आयत का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं और आयत के क्षेत्रफल में हम भुजा गुणा भुजा लगा रहे हैं। आयत में कहाँ होती है भुजा, भुजा तो वर्ग की होती है, आयत में तो लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए फॉर्मूले भी लंबाई और चौड़ाई से ही बनते हैं। अब बात करते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग। फिर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है ये, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। हमारे जो चैप्टर है 9th उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मूला जो यूज होने वाला है वो यही है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। हाँ, आगे बात करते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुणा d1 गुणा d2, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब बात करते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। इसी प्रकार यदि घनाभ की चारों दीवारों की बात की जाए तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला है वो तो किसका है, आयत का परिमाप का है। ये 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई किसका, आयत का परिमाप। और यदि आयत के परिमाप को ऊंचाई से गुणा करते ही वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है, और इसी को बोला जाता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोला जाता है, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे वाले भाग को छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं घनाभ के आयतन की। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं L गुणा B गुणा H।
फिर आता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुज स्क्वायर। और घन का पार्श्व, पार्श्व बोल दो चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो, तो ऊपर और नीचे वाले दो भागों को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुणा भुज स्क्वायर। फिर आता है घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या हो जाएगा भुजा क्यूब। फिर है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। वक्र पृष्ठ की बात करूं तो ये एक बेलन है, इसका जो ये वाला भाग है इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ। इस वृत्त और इस वृत्त को छोड़कर जो बाकी का जो शेष भाग है उसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ। फिर है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक h प्लस r। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 2πr कोष्टक h प्लस r। फिर है बेलन का आयतन πr²h। बेलन का आयतन क्या है πr²h। अब है चैप्टर नंबर 10 घातांक और घात। तो सबसे पहले घातांक के नियम पढ़ लेते हैं हम। यदि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और यदि हमें उनको गुणा करना है तो एक ही आधार पर दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। इसका डिटेल से हमने पूरे एक जो चैप्टर है हमारा 10 उसमें बता रखा है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हो। यदि आपको किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो इसी चैनल पर क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हो। तो यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। कब? जब दोनों को गुणा करना हो। इसी प्रकार आधार समान है और यदि उनके बीच में भाग का सिंबल या बटे का सिंबल है तो दोनों घातें आपस में घट जाएगी। घात के ऊपर यदि घात है तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। और यदि आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है तो दोनों आधार को गुणा करके घात को एक बार लगाना है। जैसे 5 गुणा 2, पावर समान है, जैसे पावर 3 है तो इसको मैं लिखूंगा 10 की होल पावर 3। और 10 की होल पावर 3 का मतलब कितना होता है 1000। किसी भी संख्या की पावर 0 का आंसर हमेशा 1 होगा। जैसे 5 की पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा 1। 0 कभी भी नहीं होगा। अब है ऋणात्मक घात। किसी भी संख्या की पावर यदि ऋणात्मक है तो उसको हम 1 के बटे में लिखते ही वो पॉजिटिव पावर बन जाती है। जैसे 5 की पावर -1 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5 की पावर 1। जो माइनस पावर थी वो किस में बदल गई प्लस में। इसी प्रकार यदि बटे वाली कोई संख्या है, यदि माइनस घात है उस पर, तो हम बटे के अंदर वाली संख्या को पलट देंगे। जैसे a/b को हमने लिख दिया b/a, और इतने करते ही आपकी जो पावर है वो प्लस में आ जाएगी। जैसे 2/3 की पावर -5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 की पावर +5। संख्या क्या हो जाएगी अंदर वाली पलट जाएगी। अब है चैप्टर नंबर 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। दो ही प्रश्न है उसमें, दो ही प्रकार के प्रश्न है, एक तो सीधा समानुपात से और एक प्रतिलोम समानुपात से। तो सीधे समानुपात के लिए तो सूत्र आता है x1/y1 बराबर x2/y2, और प्रतिलोम समानुपात में आ जाता है x1/x2 बराबर y2/y1। ये दो फॉर्मूले याद करो और चैप्टर नंबर 11 इतना इजी तरीके से आप पूरा कर सकते हो। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है गुणनखंड फैक्टर। इसमें हमें 4 सर्व समीकरण याद रखनी है। सबसे पहले तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। आप इसको a² + 2ab और +b² भी लिख सकते हो क्योंकि जोड़ है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आगे बात करते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो इसको पढ़ेंगे a² + b² - 2ab। प्लस वाले में सारे पद प्लस के होते हैं और माइनस वाले में जो 2ab है वो किसका होता है माइनस का। एक आता है a + b a - b। दोनों कोष्टक में संख्या समान हो लेकिन सिंबल क्या हो प्लस और माइनस का, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो आपको क्या करना है a² - b² वाला फॉर्मूला यूज करना है। एक आता है x + a x + b, तो ये फॉर्मूला होता है x² + a + bx + ab। और चैप्टर नंबर 13 आ जाता है हमारे आलेख, और आलेख में किसी भी प्रकार का फॉर्मूला यूज नहीं होता है, वहाँ पर पैमाना यूज होता है और साथ में आपको ग्राफ बनाना होता है। तो ये थे हमारे क्लास 8th में जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें लगभग सारे फॉर्मूला आ गए जो भी यूज होने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो बड़ा ही कामगार होने वाला है। आपको ये वीडियो
स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। यदि आपने बीच में स्किप कर दी है तो आपके लिए लॉस हो सकता है। आपको पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और अपनी किसी भी कॉपी या पेज में फॉर्मूले सारे एक साथ उतार लेने हैं, ताकि जब भी आपके कोई टेस्ट, प्री बोर्ड या फिर मेन एग्ज़ाम आए तो उससे पहले आप आराम से इनको देखिए, इन्हें याद कीजिए, ताकि ये फॉर्मूले यदि आपको आ गए तो ऐसे मान लो लगभग आपको 70% क्वेश्चन है वो इन फॉर्मूलों से ही आते हैं, तो आप आसानी से कर पाओगे। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप किस फॉर्मूले वाले क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि कहावत है गणित में, सूत्र लगाओ उत्तर पाओ। तो बगैर सूत्र के तो उत्तर नहीं आएगा। इसलिए मेरा कहना यही है, आपको ये सारे फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं, ताकि आपकी प्री बोर्ड हुआ या फिर मेन एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।